वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो उस बार हम लोगों को सडनली स्टॉप करना पड़ा था अपना वीडियो को। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम कर रहे थे डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो भी सेकंड लॉ से। ठीक है। तो पहले हम लोगों को सपोज करना है कि कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन ए और बी के बीच में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी दो ऑब्जेक्ट को मान लें कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि जो बी है, जो ए है, ये बी पे एक फोर्स लगा रहा है और बी जो है वो ए पे भी फोर्स लगा रहा है। तो ये म्यूचुअली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो अब इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना, शायद मैंने उस पिछली वीडियो में बताया था कि जो एफ, और क्योंकि नीचे नहीं लिख रहा हूँ मैं, जो इसके बाद जो लिखूंगा वो इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है। तो एफ मतलब कि फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, एफ बी ए, ये लिखते हैं हम इसको। ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में लेटर लिखा जाता है वो होता है, उसी को बोलते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए। तो जिसके द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है वो लास्ट में लिखा जाता है, जिस पे किया जाता है वो बीच में किया जाता है। ठीक है। तो यही चीज हम लोगों को समझनी थी। और तो यहाँ पे लिखा भी है कि लेट, यहाँ पे कि वन सेकेंड, हाँ ये रहा, लेट एफ बी ए बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। ठीक है। एंड एफ ए बी बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। तो मतलब जो बीच में रहता है उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है और जो साइड में रहता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी था, मैंने शायद पिछले वीडियो में बता भी दिया था कि फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है। तो यही यहाँ पे फॉर्मूले भी लिखे हैं कि एफ बी ए इज इक्वल्स टू डी पी बी और एफ ए बी इज इक्वल्स टू डी पी ए। ठीक है। क्योंकि देखो फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है हम उसी का मोमेंटम लिखेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स डीपीबी मतलब कि बी का जो मोमेंटम है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि ए पे अप्लाइड हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ए का मोमेंटम है हम उसको डी से, उसको क्या कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब तब जाके उसका फोर्स तभी निकलेगा, क्योंकि जिस पे फोर्स हो लग रहा है हम उसी पे फोर्स निकाल रहे हैं इसलिए। और जहाँ पे पी ए जो है वो मोमेंटम है जो ए पे लग रहा है, पीबी जो मोमेंटम है जो बी पे लग रहा है, सब जानते हैं। और अगर इन्हीं दोनों फोर्सेस को हम ऐड कर दें तो कुछ ऐसा रिजल्ट आता है। ऐड करने पे हम लोग अगर कर ले डिफरेंशिएशन तो ऐसा रिजल्ट आता है। लेकिन हम जानते हैं हम जानते हैं कि जो टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का होता है वो क्या होता है, पी बी प्लस पी ए। ठीक है। टोटल, क्योंकि इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो हम लोगों ने अप्लाई किया नहीं। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, तो लेकिन बाहर से तो कोई अलग से फोर्स इन दोनों पे लग नहीं रही है ना। ये सारी फोर्स तो लग नहीं रही है। जब ये फोर्स लग नहीं रही है तो जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। और जो यहाँ पे मैंने डी पी ए बी लिखा है तो ये रेट ऑफ चेंज ही तो है। तो हम लोग बाद में इसको क्या कर देंगे, इज इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, इक्वल टू जीरो। और फिर इज इक्वल टू जीरो करने के बाद हम लोग ये प्रूव कर पाए कि जो फोर्स ए जो बी पे लगा रहा था और जो फोर्स बी ए पे लगा रहा था वो आपस में अपोजिट है। जो माइनस साइन है इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ हम लोगों ने डिराइव कर लिया सेकेंड लॉ की मदद से। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो अब देखो हम लोगों ने सेकेंड लॉ यहाँ पे लगाया तो है, ये सेकेंड लॉ हम लोगों ने यहाँ पे लगाया तो है, सेकेंड लॉ हम लोगों ने लगा लिया। और ये फिर बाद में हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता था कि जो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो कोई भी एक्शन है, एक्शन और रिएक्शन यहाँ पे फोर्स ही तो है, कि जो फोर्स हम लोगों ने लगाया उसका इक्वल एंड अपोजिट तो लगा। अपोजिट यहाँ पे निगेटिव से रिप्रेजेंट आ रहा है और इक्वल है तो इसीलिए इक्वल टू साइन है। तो आई होप तो तुम्हें ये इक्वेशन भी समझ आ गई होगी। ठीक है। तो ऐसे हमको प्रूव करना था और ऐसे कर करके हम जल्दी जल्दी सारे डेरिवेशन आराम से करेंगे। अब हम करने वाले हैं मोशन ऑफ कार ऑन लेवल रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड। ठीक है। मान लेते हैं कि एक कार जो है वो एक टर्न ले रही है लेवल रोड से, जिसकी मैक्सिमम
स्पीड किसी कार की टर्न लेने की बिना किसी स्किडिंग के, स्किडिंग मतलब स्किडिंग ऑफ फॉर द रोड, मतलब कि स्किडिंग ऑफ मतलब ऐसे मान सकते हैं बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी रुकावट के, ठीक है, वो टर्न ले पा रही है। बिना किसी रुकावट के जब वो टर्न ले रही है तो जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है हम वही निकालने वाले हैं इसमें। तो देखो कैसे निकालेंगे। एफ मैक्स तो हम जानते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जब, अच्छा लेवल रोड का मतलब पता है? मतलब कर्व रोड जो सर्कुलर हो थोड़ी सी, जैसे हम किसी हिली एरिया में जाते हैं तो हम लोगों को कार चलाना पड़ता है तो ऐसे हम लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं। तो देखो इस टाइम पे क्या होता है, ये एक सर्कुलर पाथ हो जाता है। और अगर मैं मान लूं कि इसका सेंटर 1 है तो ये क्या करेगा, जब जब हम इस पे ट्रेवल करेंगे तो ये 1 की तरफ इस पे एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये सबको पता है कि जब सर्कुलर मोशन करते हैं तो सेंटर अपनी तरफ खींचता है, जो जिस फोर्स से खींचता है उसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और इस सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, आराम से सबको याद भी होगा कि जो एफ सेंट्रीपेटल को मैं सी से डिनोट कर लेता हूँ, स्मॉल सी लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहे। एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैक्स वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम वी मैक्स डिवाइडेड बाई आर, जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हो पाएगी। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते थे और यही पे यही फॉर्मूला से लिखा गया है यहाँ पे। इस बार जो फोर्स लगेगी वो एम वी स्क्वायर बाई आर लगेगी। ठीक है, लेवल ऑफ रूट से डाला, लेवल ऑफ मतलब कि सर्कुलर रूट से। अब क्योंकि देखो एफ मैक्स, तो फोर्स जो है हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये देखो एफ मैक्स में, और फिर उसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आर को डिस्प्लेस करेंगे, फिर वी स्क्वायर को हम लोग अकेला छोड़ेंगे तो एम से एम देखो कट रहा है, एम से एम कट जाएगा, आर इधर आ जाएगा, और इसीलिए जो v का वैल्यू आ जाएगी v मैक्स का स्क्वायर की, वो आ जाएगी म्यू जी आर। वो क्या आ जाएगी, म्यू जी आर। तो ये हो जाएगी हमारी मैक्स स्पीड, मैक्स v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू जी आर, ये हमारी मैक्स स्पीड हो गई म्यू। और जहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ या फिर नेचर, उस पाथ का नेचर, म्यू क्या है, उस पाथ का नेचर। और ये मास के साथ इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मास जो है ना वो थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक है ना, मास वेरी कर सकता है इसमें, यहाँ पे सरफेस के हिसाब से, मतलब वेरी करता हुआ वो अपेरेंट वेरी करेगा। तो हमको उसमें नहीं जाना है, हमको डायरेक्ट याद करना है कि एफ इज इक्वल टू म्यू जी आर होगा यहाँ पे। ठीक है, और वी स्क्वायर की मैक्स जब वैल्यू होगी तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगेगा, लेकिन मान लो अगर कोई स्किडिंग आ जाती है, नॉर्मली जब हम जाते हैं तो स्किडिंग आती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि v हमेशा म्यू जी आर से, रूट म्यू जी आर से बड़ा होगा इफ स्कीडिंग विल अकर। तो अब ये फॉर्मूला है v का, मैक्स का नहीं, सिर्फ v का। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये, और अगर कुछ स्कीडिंग आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, तो उसके लिए v इज ग्रेटर देन म्यू जी आर। म्यू क्या है, नेचर है उस रोड का, ये जिस सरफेस पे कोई व्हीकल चल रहा है। जी क्या है, हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर क्या है, उस कर्वी पाथ का रेडियस। ठीक है, तो मैंने जो सर्कुलर पाथ उसमें बनाया था मैं फिर बना देता हूँ। तो उसका सेंटर मान लेते ये है, तो जो यहाँ इस सेंटर से ले करके जो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी जहाँ पे वो कार ट्रेवल कर रहा है, तो ये कहलाएगी आर। तो ये v मैक्स का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर। ठीक है, तो मतलब कि v जो होगा वो ग्रेटर देन होगा रूट म्यू जी आर। तो ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे डेरिवेशन की ओर, और जो दूसरा डेरिवेशन होगा वो होगा, 1 सेकेंड, बहुत धमाके हो रहे हैं यहाँ पे। मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड। ठीक है, जब बैंक्ड रोड हो तब क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये देखना है कि देखो ये ऐसी बैंक रोड होती है, ऐसे कुछ, तो हम लोगों को बैंक रोड मतलब कि तिरछी, मतलब इंक्लाइंड रोड एक तरह से बोल सकते हैं, और उस पर हम लोगों को सीधा चलना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही अगर कोई पहाड़ी एरिया हो,
अगर पहाड़ी एरिया हो तो वहां पे जो हिली एरियाज में जो हम लोग रोड बनाते हैं वो बैंक्ड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा उनको बैंक्ड बनाते रखते हैं। बैंक तिरछी रहती है और हमको कार को सीधी चलानी रहती है। कार को सीधी चलानी रहती है, तो मतलब रोड तो तिरछी रहती है पर हम लोगों को उसको सीधी चलानी रहती है। तो तब क्या होता है और इससे फायदा क्या होता है हम लोगों को ये भी जानना है। तुम बोलोगे गिर जाएंगे, तो ऐसे गिरते नहीं है हम लोग। तो देखो बैंक रोड में भी क्या रहता है, ये भी एक सर्कुलर की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, बैंक रोड में भी ये सर्कुलर की तरफ ही बिहेव करता है। ठीक है, तो इसमें जो नेट फोर्स होगा वो हम लोग सब जानते हैं। अगर सर्कुलर की तरह बिहेव कर रहा है तो इसमें जो एफ नेट होगा वो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। और जो फ्रिक्शन लगेगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी एफ म्यू एस एन। और बाकी तो हम लोगों को डायग्राम से बाकी चीजें पता चल रही हैं। ठीक है, और एक मेन बात ये है कि जो बैंक रोड बनाने का ये भी फायदा रहता है कि जो फोर्स हमको बाहर की तरफ खींच रहा है, एफ नेट फोर्स जो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, वो क्या करता है हमारे ग्रेविटी के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाता है। देखो इस साइड हम लोगों को क्या खींच रहा है, इस साइड हम लोगों को खींच रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स, और इस साइड हम लोगों को खींच रही है ग्रेविटी। तो और इन दोनों के बीच में जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है 90 डिग्री एंगल हो जाता है। तो मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो ये फोर्स जैसी कैंसिल हुई तो अब सिर्फ एक फोर्स बची फ्रिक्शन की। जो ये देखो यहाँ पे फ्रिक्शन की ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही। अभी हमें इस फ्रिक्शन को ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने शायद थोड़ा सा दिखाया। और आर क्या पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व है। मैं कर्व कैसे समझाऊं, चलो देखो आगे अगर नहीं समझ आ पाता है तो फिर मैं उसको भी तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे बहुतों को पता ही होगा, इसलिए मैं उतना डीप में भी नहीं जा रहा, मैं थोड़ा थोड़ा सोचता हूँ बताने की। ठीक है, अभी चलो देखें कि फोर्स इक्वेशन एट मैक्सिमम स्पीड, अगर स्पीड मैक्सिमम है तो देखो फोर्स की क्या इक्वेशन होगी एट थ्रेशोल्ड ऑफ स्लाइडिंग अप इंक्लाइन। तो देखो इंक्लाइन में जब जा रहा है तो वो थोड़ा सा इस साइड स्लाइड भी करेगा, क्योंकि देखो फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है। अब जब फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है तो थोड़ा सा इसको स्लाइडिंग तो बनता ही है। ठीक, और अगर इस साइड स्लाइड कर रहा है मतलब कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे देखो ये कार्टेशियन सिस्टम भी तो बना है कि ये ऊपर वाला y है और नीचे वाला x है, तो इस डायरेक्शन में तो ये मूव करने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अगर समेशन ऑफ ऑल द फोर्स निकालें, ये f ऑफ x से हमको डरना नहीं है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन x डायरेक्शन या फिर विच इज एक्टिंग इन x डायरेक्शन, तो हम लोगों को उन फोर्सेस का समेशन निकालना है। तो देखो x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो हम लोगों को x डायरेक्शन में ये फोर्स कीजिएगा सेंट्रीपेटल। ठीक, तो देखो यहाँ पे सेंट्रीपेटल लिखा एम वी स्क्वायर बाई आर। और ठीक है, तो सिर्फ यही जो फोर्स है सेंट्रीपेटल फोर्स यही एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा। अब देखो म्यू एस एन कॉस थीटा, अब इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं मैं एक बताता हूँ। जो मैंने फ्रिक्शन की फोर्स में बताई कि ये भी एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, वो डायरेक्टली नहीं कर रही, वो देखो ऐसे ऐसे एक्ट कर रही है। एक सेकेंड, वो ऐसे एक्ट कर रही है। हम इसका क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे। देखो ऐसे कंपोनेंट लेंगे। अब देखो क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये वाला ये एंगल थीटा दे रखा है ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और अगर ये है अपना फ्रिक्शन एफ, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका जो यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा वो कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा आ गया। और एफ की हम वैल्यू भी जानते हैं क्योंकि एफ स्टैटिक है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू एस एन। ठीक है, ये एक तो ये फोर्स लगी इस साइड। अब इसी एक्स डायरेक्शन में हमारी नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी। यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, यहाँ पे देखो शो नहीं किया गया है, पर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी। क्योंकि देखो कार जब जा रही तो एक ऊपर की तरफ भी तो फोर्स तो लगेगी ना, एन, ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगेगी एन। और इसी का मैं अगर देखो कंपोनेंट लेना चाहूं तो इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट होगा ऊपर। तो हम लोगों को सिर्फ इसी का लेना है, इसी का देखना है। ठीक है, और देखो ये भी क्या होगा एंगल, ये वाला जो एंगल होगा
ये एंगल, ये जो अपना एंगल होगा ये होगा थीटा। कैसे होगा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से क्लियरली बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि मैं अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये ऐसे हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऐड कर रहा है, एक कंपोनेंट हम लोगों ने इस साइड लिया जो एक्स डायरेक्शन में है, यही कंपोनेंट हमको चाहिए भी, पर हमको ऊपर वाला कंपोनेंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि देखो mg और ये आपस में अपोजिट लग रहे हैं। ठीक है, ये जो ये वाला कंपोनेंट है इसका वर्टिकल वाला, ये mg के अपोजिट लग रहा है, और जो mg है अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला थीटा एंगल जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है और ये 90 है, तो हम लोगों को ये जो एंगल मिलेगा ये भी क्या हो जाएगा, थीटा मिल जाएगा। ये भी एंगल क्या मिलेगा, थीटा मिल जाएगा, ऑफ कोर्स थीटा मिल जाएगा। देखो क्योंकि ये थीटा है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये भी 90 हो, ओवरऑल ये भी 90 होगा, जानते ही हैं क्योंकि 90 तो होना ही है इसको, ओवरऑल 90 होगा। और ये एंगल क्या हो जाएगा अपना, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, सॉरी ये 90 है तो हम इसको अगर थीटा ले लें तो ये क्या हो जाएगा अपना 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब 90 माइनस थीटा लेके हम इसका कंपोनेंट अगर लेंगे तो हमको जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा, वो जो कंपोनेंट होगा वो होगा अपना एन साइन थीटा। क्या मिलेगा, एन साइन थीटा। इसी नॉर्मल का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिल रहा है वो एन साइन थीटा मिल रहा है। ठीक है, और हम लोगों को उसका समेशन करना था सारे फोर्सेस का, तो एक फोर्स लग रही है फ्रिक्शन का कंपोनेंट हम लोगों ने लिया और एक नॉर्मल का कंपोनेंट लिया, तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगी वो इन दोनों को बैलेंस कर रही होगी। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फ्रिक्शन का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ये इसके इक्वल हो गया। अब देखो एफ वाई में क्या हो रहा है, जो वाई मतलब कि ऊपर वाला डायरेक्शन, ये ऊपर ऊपर, और एफ वाई में जो हो रहा है वो हो रहा है अपना एन कॉस थीटा। अभी देखो हम लोगों ने बनाया था कि हम लोगों में जो फोर्स लग रहा है ना, देखो ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है ये नॉर्मल, और ये ऊपर वाला जो है ये एन कॉस थीटा है। ठीक है, ऊपर वाला एन कॉस थीटा है और ये बैलेंस हो रहा है अपने किससे, वेट से बैलेंस हो रहा है mg, जिसको नीचे की तरफ खींच रही। और एक और फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐसे है, पर जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस तरफ है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो है mg को सपोर्ट कर रहा है, जो फ्रिक्शन है अपना mg को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसी को ओवरऑल। और हाँ, एक बात ये है कि वर्टिकल में ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वो जीरो ही होगा। अगर भाई जीरो ना होता ना तो ये कार हवा में उड़ रही होती। ठीक है, अगर जीरो ना होता तो ये कार हवा में उड़ रही होती, और हवा में नहीं उड़ रही है, चल रही है नीचे जमीन पे ही चल रही है। तो ओवरऑल तो हम इसको जीरो ही रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जीरो रखा गया है। और जैसे मैंने बताया कि हम n का क्या लेंगे, कॉस कंपोनेंट लेंगे और माइनस करेंगे हम इससे, क्योंकि n कॉस कंपोनेंट ऊपर जा रहा है और फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है वो नीचे जा रहा है। तो ये देखो म्यू एस एन, जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है इतना म्यू एस एन, और इसका हम लोगों ने साइन कंपोनेंट लिया जो नीचे की तरफ लग रहा है, ये इसका अपोजिट है, तो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो मतलब ये माइनस होंगे। ठीक है, और mg भी नीचे लग रहा है तो ये भी माइनस होगा एन कॉस थीटा से। ठीक, तो ओवरऑल जो अपना इक्वेशन आएगी वो जो y डायरेक्शन में आएगी वो n cos थीटा माइनस म्यू एस n sin थीटा माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जो v मैक्स आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने के, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, एक इसको और एक इसको, और जो हमको मैक्स वेलोसिटी जो मिलेगी वो हम लोगों को क्या मिलेगी, रूट आर जी अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। उतना हार्ड नहीं है, ठीक है, और सिर्फ दिख बढ़ा रहा है बड़ा नहीं। आर जो है ये तो हमको पता ही है कि जो इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। ठीक, और जो जी है वो अपना क्या है, ग्रेविटी, वो सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और
एक और मेन बात है, जो थीटा है वो क्या है, इस बैंक का हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये थीटा है। तो इनडायरेक्टली हम थीटा को अगर कैलकुलेट ना करें तो जिसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो थीटा है। ठीक है, बस अगर तुम्हें दे दे कि एक हिली एरिया में कार चल रही है और वो जो बैंक है वो 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी और हम इसमें डायरेक्ट रख के जो वी मैक्स है ना वो निकाल सकते हैं। और अगर मैं ये मान लूं कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, जो ये रोड है ये फ्रिक्शन लेस है, तो ये आ जाएगा मैक्स स्पीड अंडर रूट आर जी टेन थीटा। फ्रिक्शन लेस हो तब क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और अगर मैं बोल दूं कि जो ये रोड है ना ये बैंक है ही नहीं, ये फ्लैट है, तब जो वी मैक्स आ जाएगा वो अंडर रूट आर जी म्यू एस आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ रिलेशन डेवलप हो रहा है क्या? आरजी सब में कॉमन रहेगा, देखो आरजी सब में कॉमन रह रहा है, आरजी सब में कॉमन है, सिर्फ बदल रहा है टेन थीटा और म्यू एस, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो इसीलिए यहाँ पे म्यू एस आ गया, रफनेस रफनेस इसलिए म्यू एस है। और क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रिक्शन लेस है पर इंक्लाइंड प्लेन है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, किसी थीटा पे इंक्लिनेशन है, तो इसलिए यहाँ पे टेन थीटा आ गया। ठीक है, तो तुम शायद थोड़ा सा डेवलप कर पा रहे होगे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुन लियोगे, थोड़ा सा अगर तुम पॉज करके भी थोड़ी इस बातों पे गौर करो तो तुम्हें फॉर्मूला अभी लर्न हो जाएंगे कि वी मैक्स अगर फ्रिक्शन लेस है तो रूट आर जी टेन थीटा, और वी मैक्स अगर फ्लैट रोड है तो रूट आर जी म्यू एस। और अगर दोनों ही है, फ्रिक्शन सॉरी, अगर फ्रिक्शन भी है और रोड अपना बैंक्ड भी है, तब ये आएगा फॉर्मूला जो इतना बड़ा दिख रहा है बड़ा नहीं, रूट आर जी सब में कॉमन है, बस इसमें क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो ये हम लोगों का वी मैक्स होगा जब बैंक रिवर, जो अगर बैंक है रोड, तो अगर कोई कार या व्हीकल उसमें ट्रेवल कर रहा है तो कैसे वी मैक्स होगा। तो देखो एक फॉर्मूला और मिला हम लोगों को, हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल है जो हम लोग अभी अभी डाल रहे हैं। ठीक है, अब तुम अगर देखो तो ये आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, कांस्टेंट फोर्स के लिए हम प्रूफ करने वाले हैं। और ये बहुत आसान है, ये मेरे को लगता है कि अगर कोई रफ पेन लेके बैठे और थोड़ा सा दिमाग लगाए तो अपने आप प्रूफ भी कर सकता है। ठीक है, तो चलो अभी लेट करते हैं। क्या है कि एम मास बॉडी का मास है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, एफ जो है उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो है, और एक्सेलरेशन बॉडी का एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वी, और जो वी है वो फाइनल क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो बस हम लोगों को क्या करना है, इसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाना है, और ये यहाँ पे लिखा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, बात एक ही है, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा रहता है हमेशा, तो जो इसमें हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल रहा है वो आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन 2a। जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो आ रहा है अपना वी स्क्वायर अपॉन 2a। और क्योंकि हम लोग जो वर्क डन है उसको जानते हैं कि ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो वर्क डन है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाल लिया कि वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, तब देखो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन अगर तुम काट दोगे, जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो द वर्क डन अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। बस यही है अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम, बस यही है और कुछ नहीं। देखो अब इसी से क्वेश्चन हमको लगाना है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर वेरिएबल फोर्स, उस बार देखो फोर्स कांस्टेंट था, लेकिन अगर जब वेरिएबल आ जाता है ना तब थोड़ी दिक्कत होती है, पर वो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और वी गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एस। अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज देखें तो जो वो दोनों का इक्वल होता है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज लगाओ तो डी अपॉन डी एक्स काइनेटिक एनर्जी, डी अपॉन डी टी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं कि डी को अगर हम अंदर ले जाएं 1/2 देखो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के, और किसी ऑब्जेक्ट का मास भी कांस्टेंट होता है तो वो भी बाहर आ जाएगा। और क्या बाहर आ जाएगा, बस यही बाहर आएंगे है ना, 1/2 बाहर आ जाएगा, मास बाहर आ जाएगा, और सिर्फ अंदर वी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 2 गलती से लिख गया है,
टू टू बाहर नहीं आएगा, टू तो वी का स्क्वायर है, वी स्क्वायर बाहर आ ही नहीं सकता, स्क्वायर तो बाहर नहीं आ सकता है ना। तो हाफ एम बस बाहर आएंगे, हाफ एम बस बाहर आएंगे और हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना होगा सिर्फ किसको, वी स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में। हाँ, वी स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ पे इस केस में टू भी बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा? क्योंकि देखो v जो है वो t के लिए कांस्टेंट ही तो है, v जो है t के लिए कांस्टेंट ही तो है, और इसका जो स्क्वायर होगा वो इसीलिए बाहर आने वाला है, टू बाहर आ जाएगा इसके स्क्वायर के। तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी एम डी वी डी टी, जो हमको इक्वेशन मिलेगी वो होगी एम डी वी डी टी। टू से टू कट जाएगा जब टू बाहर आएगा तो, और बचेगा एम डी वी डी टी, एम डी वी डी टी ये हमको मिलेगा। अब हम लोगों को देखना है कि एम डी वी डी टी ये किसके बराबर होगी, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अगर हम इसको और देखें तो मास इनटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम, और अपॉन टाइम, तो मोमेंटम अपॉन टाइम हो जाता है अपना फोर्स। तो मतलब ये किसी फोर्स के बराबर होगा। वही चीज नीचे दी गई है कि ये किसी फोर्स के बराबर है, और उस फोर्स को हम लोगों ने मान लिया कि ma है, और बस यहाँ से mm काट देंगे और हम लोगों को फोर्स मिल गया है। और अभी mm नहीं काटेंगे, सॉरी, अब इसको हम लोगों को तो प्रूफ करना है ना डायरेक्ट काट दिया मैंने, गलती के लिए खेद है। और जहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन है, और f एक फोर्स है, तो d अपॉन डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एफ वी। और जहाँ पे v क्या है अपना dx बाई dt होता है, वेलोसिटी dx बाई dt होता है, और तो d अपॉन डी एस आ जाएगा एफ डी एक्स, क्योंकि dt से dt कट जाएंगे, इस बार कट जाएंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और एफ डी एक्स होता है अपना वर्क डन, एफ डी एक्स क्या होता है अपना वर्क डन, ये बात याद रखना है, एफ डी एक्स वर्क डन होता है। तो और d काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अपनी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डी काइनेटिक एनर्जी का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल काइनेटिक एनर्जी का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एफ डी एक्स मतलब वर्क डन, और यही होता है अपना वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इंटीग्रेशन कर दें इनिशियल से फाइनल में, जैसे कि इधर अगर हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर कर दें इधर, और इंटीग्रेशन इधर, यहाँ पे हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ऐसे करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लेते कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल डिस्प्लेसमेंट, टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन नहीं, ठीक। तो ये हमको करना था इंटीग्रेशन, और बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमको चलना है आगे। अच्छा सॉरी, पीछे आ गया मैं। अब हम लोग को देखना है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, इलास्टिक कोलिजन पढ़ना चाहिए हम लोगों को। अब देखो, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाने की कोशिश करना चाहता हूँ, पर शायद मैं दिखा नहीं पाऊंगा उतने अच्छे से। चलो हो गया, अभी ऐसे ही देखते हैं, इलास्टिक कोलिजन है। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा, ये केस है जब वो कोलाइड नहीं करते, पर कोलाइड करने वाले हैं। अभी कोलाइड नहीं कर रहे हैं, पर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो टकराएंगे ही है। तो अब ये थोड़ा सा पहले, उनके कोलाइड करने के थोड़ा सा पहले, और ये जब वो कोलाइड कर जाएंगे, और जब वो कोलाइड कर जाएंगे तो कोलाइड करने के बाद वापस क्या हो जाएंगे, कोलाइड करने की जस्ट बाद का ये केस है। देखो मैं फिर बताता हूँ, ये कोलाइड करने के जस्ट पहले का केस है, ये कोलाइड करने का केस है, और ये कोलाइड करने की जस्ट बाद का केस है, ठीक है। और ये जो है ये कोलाइड करने के बहुत देर बाद का केस है। एक तो ये होता है कोलिजन, और कोलिजन मतलब होता है टकराव, मैं पहले ये भी बता दूं। और हम ये जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि जो mv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, मोमेंटम कांस्टेंट होता है हमेशा। तो इसका मतलब कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2,
ठीक। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे v अगर वेरिएबल है तो m1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस v1 और m2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस u2। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल पहले लिखा और यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल पहले लिखा। ऐसा क्यों लिखा? क्यों 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 क्यों? कैन एनिमल टेल मी? ये देखो, ये एक और हिंट दे देता हूँ कि ये कोलिजन के पहले का केस है और ये कोलिजन के बाद का केस है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो इसमें इनिशियली जो होगा ना, इनिशियली जो ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे कोलिजन के पहले जो उनका इनिशियल वेलोसिटी होती है ना, वो उनके फाइनल से के बाद वो फाइनल से ज्यादा होती है। तो मतलब कि जो u1 होगा ना, u1 वो क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? v1 से, क्योंकि पहले टकराए नहीं थे, अपने आराम से चल रहे थे। और जैसे ही टकराएंगे उनका सर और घूमेगा तो वो थोड़ा धीमे चलने लगेंगे, तो मतलब इसीलिए v1 छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे u1 पहले लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग v2 पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टकराने के जस्ट बाद वो वापिस स्पीड पकड़ेंगे। टकराने के जस्ट बाद वो वापिस स्पीड पकड़ेंगे। टकराने के जस्ट बाद वो स्पीड पकड़ेंगे, लेकिन उस टाइम पे टकराने के जस्ट बाद वो थोड़े से धीमे रहेंगे, जिसको हम u2 बोलते हैं। थोड़े से धीमे रहेंगे, थोड़े से धीमे रहेंगे, फिर उसके बाद कुछ देर बाद वो वापिस अपने पोजीशन को रिगेन करेंगे, तो v2 आ जाएगा। तो इसीलिए इस बार v2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो टकराने के जज्बात तुम वापस जब जाओगे तो शुरू में तुम्हारी स्पीड भले धीमे रहेगी, शुरू में धीमे रहेंगी, इसलिए u2 इस बार छोटा हो जाएगा, पर इनकी बाद में वो भले तेज हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने v2 माइनस u1 पहले लिखा। ये थोड़ा सा समझाना जरूरी था, क्योंकि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन के कारण जो आंसर्स आते हैं ना वो गलत हो जाते हैं। अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी एक कोई चीज होती है। अब मास इंटू वेलोसिटी या मोमेंटम भी होता है, और हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ये क्या होता है अपना? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये क्या होता है अपना? काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी जानते हैं कि जो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर v मतलब चेंज कर रहा है, इनिशियल से फाइनल में चेंज कर रहा है, तो ये इक्वेशन बनती है फिर से। इस बार इनमें स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर रहता है, तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, फिर वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक, यही सेम अप्रोच यहाँ पे भी लगेगी जो ऊपर लगी थी, और यही दो फॉर्मूले हम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूले हम लोगों को मिल जाएंगे। और ये वही फंडा है कि यहाँ पे v स्क्वायर पहले क्यों है, यहाँ पे u1 पहले क्यों आया, u1 का स्क्वायर। तो हम लोगों को ये पता है, मैंने अभी समझाया। अब यही से इन दोनों फॉर्मूले को कंप्यूट करके रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये होंगी। ठीक, ये v1 है अपना, ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? बिफोर कोलिजन है। और v2 जो है अपना रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है। ओ सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया मैं जल्दी जल्दी में। ये जो v1 है अपना, ये पहले ऑब्जेक्ट का, जो पहला ऑब्जेक्ट है ये उसका है, उसका रिलेटिव वेलोसिटी है। और ये दूसरा है, ये क्या है? दूसरे ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले को, इन्हीं दोनों फॉर्मूले को क्या करना, हमको माइनस कर देना, अपने आप सारा आंसर खोल के आ जाता है। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इक्वल होंगे। ओह, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, तो अब क्या करना है हम लोगों को? रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पे थे? बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल होंगे। तो हम लोग देखो v1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा उन दोनों के मास का डिफरेंस अपॉन उन दोनों के मास का एडिशन इनटू पहली उनकी फर्स्ट की इनिशियल स्पीड, और दूसरे में हम लोग क्या करेंगे कि जो दूसरे का मास होगा उसका ट्वाइस अपॉन उन दोनों के मास का एडिशन, और इनटू करेंगे किसका? दूसरे के मास की इनिशियल स्पीड, दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो हम लोगों को पहले का रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। और यही सेम केस हम दूसरे में भी कर सकते हैं। दूसरे फाइंड करने को इस बार हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस बार हम लोगों को करना पड़ेगा कि फर्स्ट का क्या करेंगे? ट्वाइस करेंगे। देखो, क्योंकि हम v2 की स्पीड निकाल रहे हैं, तो हम v1
क्या करेंगे, v2 की मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाले तो हम पहले के ऑब्जेक्ट के मास का ट्वाइस करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट के मास का ट्वाइस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे दोनों के ऑब्जेक्ट के सम के, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के सम से, और मल्टीप्लाई करेंगे पहले ऑब्जेक्ट के इनिशियल स्पीड से। और सेकंड में हम क्या करेंगे, उन दोनों के मास का डिफरेंस लेंगे, उन दोनों के मास का एडिशन लेंगे, और जिसकी हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट की, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट की निकाल रहे हैं, तो सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी उतना रिलेशन तुम्हें नहीं समझ आएगा, पॉज करके जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम भी थोड़ा सा दिमाग में अगर करोगे तो समझ आएगा, क्योंकि इतना बड़ा इक्वेशन लग रहा है देखने से, और है भी थोड़ा बड़ा, याद करने में थोड़ा सा डर तो लगेगा ही, तो बोलने में भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अब हम करने वाले हैं आगे का डेरिवेशन। अब हम देखते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। देखो, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल होंगे, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से हम लोग जानते हैं कि जो हाफ एम, ये वही चीज लिखी जो पहले लिखी थी, हाफ हाफ कट जाएंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, उस बार क्या हुआ था कि हाफ हाफ कट गए थे, सारे कट जाएंगे, कॉमन लेके काटेंगे, यहाँ पे m1 कॉमन ले लेंगे, m1 को इधर ले आएंगे और कॉमन ले लेंगे, तो जो पहले इक्वेशन बन रही थी, मैं एक सेकंड में दिखाता हूँ कौन सी बन रही थी। पहले जो हम लोगों की इक्वेशन बन रही थी ये वाली इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है, ठीक है ना। हाफ को मल्टीप्लाई कर दो, इसको गुस्से मतलब कि इसको हाफ को मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में डिस्प्लेस करो कि दोनों में प्लस रहे, तो वही चीज आ जाती है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि जो उस बार हम लोगों ने मास कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था उसका फॉर्मूला दूसरा है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ये कब होता है, जब इनइलास्टिक कोलिजन हुआ करे, जब इनइलास्टिक कोलिजन हुआ करे, ठीक है। अब देखो, सब जानते होंगे इसको, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि यहां इसमें क्या होता है कि एक दूसरी एनर्जी ऐड हो जाती है, इसलिए ये इम्बैलेंस हो जाता है। या उस बार क्या हो रहा था कि ये एनर्जी नहीं थी, ये वाली एनर्जी, ये पर्टिकुलर एनर्जी नहीं थी, लेकिन इस बार क्या है, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये वाली एनर्जी आ जाएगी। तो इस बार हम लोगों को अगर इक्वेट करना है तो ये एनर्जी भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी फाइनल में। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बॉडी स्टक आफ्टर कोलाइडिंग। इस बार क्या होती है कि अगर वो कोलाइड कर जाएंगे ना तो थोड़ी देर के लिए जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो m1u1 प्लस m2u2 और इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 v कॉमन ले ले अगर, क्योंकि अगर वो दोनों देखो स्टक कर जाएंगे, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट मैं भी ले लेता हूँ, ये और 1, ये स्टक कर गए, आपस में जुड़ गए, तो अब कुछ देर के लिए जो इनकी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसीलिए जो यहाँ पे v1 और v2 होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, और इसीलिए हम यहाँ पे v कॉमन ले पाएंगे, ठीक। इनकी इनिशियल क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन जैसे ही कोलाइड कर जाएंगे, क्योंकि ये इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो जुड़ जाएंगे आपस में। और जैसे ही जुड़ जाएंगे तो वो अगर कोई एक भी किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो दूसरा भी उसी वेलोसिटी से चलेगा, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो v कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं, यहाँ पे, ठीक। और फिर उसके बाद जो हम लोगों को v का फॉर्मूला मिलेगा, वो मिलेगा गिवन फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है, v इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये इनइलास्टिक जब कोलिजन होता है तब उसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो इसको हमको भूलना नहीं है। और अगर हमसे पूछ ले कि लॉस इन एनर्जी क्या है, बहुत आसान है, ये जो E है ना, E, ये लॉस इन एनर्जी है, इसको जब हम ऐड करते हैं तभी क्या होती है, एनर्जी रिलीज जो हुई कोलिजन के बाद, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है इनइलास्टिक कोलिजन में, तब ये वही एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं तो इसी को डिस्प्लेस इधर उधर करके मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूँ, ये वाला। तो ऐसे हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं, फिर मेरे को थोड़ा सा काम आ गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लगातार एक सीरीज में देखें और अच्छे नंबर पाएं, और ऐसे हम और वीडियोस भी ला रहे हैं। तो थैंक यू।